नेपाल गवर्नमेंट बताती है कि इन सोशल मीडिया कंपनीज ने नेपाल गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिसका नोटिस नेपाल गवर्नमेंट ने इन्हें पहले ही दे दिया था। लेकिन नहीं, ये कोई असली रीजन नहीं था। असली रीजन था 8 सितंबर 2025 को नेपाल की सड़कें जलने लगती हैं। कई यंगस्टर लड़के लड़कियां हाथों में पोस्टर लेके लंबे टाइम का गुस्सा लेके सड़कों पे उतर जाते हैं, जिनके मुंह पे बस एक ही नारा था, स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया। ये प्रोटेस्ट केवल एक छोटी सी चीज से स्टार्ट हुआ था, सोशल मीडिया बैन। लेकिन कुछ ही टाइम में ये प्रोटेस्ट एक बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है। कुछ ही दिनों में ये एक यूथ रेवोल्यूशन बन जाता है, जिसने कि नेपाल के पुराने राजनीतिक सिस्टम की पूरी जड़ें हिला दी। लेकिन आखिर इस साइलेंट प्रोटेस्ट ने ऐसा क्या फ्लिप लिया जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट एक अग्रेसिव प्रोटेस्ट बन गया? और आखिर इस प्रोटेस्ट के पीछे का असली रीजन क्या था? सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द नेपाल जेन ज़ी प्रोटेस्ट। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। 4 सितंबर 2025 को नेपाल की गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर देती है, जिसमें फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे फेमस प्लेटफॉर्म भी शामिल थे। नेपाल गवर्नमेंट बताती है कि इन सोशल मीडिया कंपनीज ने नेपाल गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिसका नोटिस नेपाल गवर्नमेंट ने इन्हें पहले ही दे दिया था। लेकिन नहीं, ये कोई असली रीजन नहीं था। असली रीजन था सोशल मीडिया पर नेपाली गवर्नमेंट और नेपोटिज्म के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा को दबाना। ये नेपाल गवर्नमेंट की एक कोशिश थी नेपाली यंगस्टर्स की आवाज को दबाने की। जब यूथ को ऐसा लगा कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो उनका गुस्सा सीधा वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में फूट पड़ा। नेपाली यंगस्टर्स के मन में बहुत लंबे समय से नेपोटिज्म और करप्शन को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा पनप रहा था कि किस तरीके से नेताओं के बच्चे फॉरेन में उनके ही टैक्स मनी से अय्याशी करते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, टॉप पोजीशंस पे जाते हैं, चाहे उनकी कैपेबिलिटी हो या फिर नहीं। Because people are saying this is for social media. No, this is for like corruption. Because our like child, like our brother and sister, like 17, 18, they just died. They've just been shot. They're murdered. I know. और किस तरह पूरे नेपाल में हर सेक्टर में सिर्फ करप्शन, वो चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फिर जॉब्स, हर जगह सिर्फ करप्शन। यंगस्टर्स बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे, साथ ही साथ हेल्थ केयर क्राइसिस और एजुकेशन इनइक्वालिटी। और इसी सब के बीच में सोशल मीडिया बैन तो केवल एक स्पार्क का काम करता है। असली आग तो इसी फ्रस्ट्रेशन ने पकड़ी। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट बिल्कुल ही पीसफुली स्टार्ट होता है, लेकिन जल्दी ही पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए और पुलिस ने इस सब को रोकने के लिए टीयर गैस, रबर बुलेट्स और कई जगहों पे रियल बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया। और इसका रिजल्ट क्या होना था? केवल 2 दिन के अंदर लगभग 19 लोगों की जान चली गई, और जिनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स थे। और साथ ही साथ 300 से 400 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। काठमांडू के सेंट्रल एरियाज बैटलफील्ड में बदल जाते हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और पॉलिटिशियंस के घर पर भी अटैक होते हैं। यहाँ तक कि प्रोटेस्टर्स ने फेमस सिंघा दरबार और कई पॉलिटिशियंस के घर पे आग तक लगा दी। लेकिन नेपाली यंगस्टर्स का गुस्सा इतना ही नहीं था, पॉलिटिशियंस भी खुद को बचा नहीं पाए। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को लोग रोड पे घेर लेते हैं, उन्हें चेज करते हैं और उन्हें बुरे तरीके से मारते हैं। नेपाल के एक्स पीएम शेर बहादुर को भी जनता बुरे तरीके से पीटती है। और वहाँ पे सिचुएशंस इस लेवल पे पहुँच गई थी कि जब नेता और एमपीज अपना घर छोड़ के भाग रहे थे, तो लोग उनकी गाड़ियों पे पत्थर फेंक रहे थे, जिससे ये पूरे तरीके से शो हो रहा था कि नेपाल की जनता उनसे किस कदर परेशान थी। उनका भरोसा नेताओं पर से पूरे तरीके से टूट चुका था। 9 सितंबर तक प्रोटेस्ट इस लेवल पे पहुँच चुका था कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा, और साथ ही साथ वहां की गवर्नमेंट सोशल मीडिया से बैन भी हटाती है, जिससे साफ साफ दिखता है कि यूनाइटेड यूथ गवर्नमेंट को उनके घुटनों पे ला सकती है। और ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी कि एक करप्ट गवर्नमेंट का क्या अधिकार बनता है पब्लिक से उसकी सोशल मीडिया पावर छीनने का, और जिसका भुगतान करते हुए अभी हम उन्हें साफ साफ देख सकते हैं। और इस सब के बाद प्रोटेस्टर्स इसे अपनी एक बड़ी जीत मानते हैं और साथ ही साथ सड़कों पर नारे लगाते हैं। लेकिन इसी सब के बाद एक नई चीज पे ध्यान जाता है। इस प्रोटेस्ट के बीच में कुछ बाहरी गुंडे भी इसमें शामिल होते हैं, जो कि इस प्रोटेस्ट को एक्सट्रीमली एग्रेसिव लेवल पे ले जा रहे थे। और इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच में जेलों में से कैदियों को भी छुड़वा दिया जाता है, जिन्होंने कि बाहर आकर प्रोटेस्ट के नाम पे दंगे करने स्टार्ट किए। और प्रोटेस्ट के नाम पर इनके हाथों में बंदूकें तक दिखाई देती हैं। और पीएम के रिजिग्नेशन के बाद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है। इस सब के बाद काठमांडू में कर्फ्यू लगाया जाता है और काठमांडू एयरपोर्ट को भी टेम्परेरीली बंद किया जाता है।
और इसी के साथ साथ नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे भी हाई अलर्ट जारी किया जाता है ताकि ये वायलेशन इंडिया तक न पहुंचे। और अभी के टाइम पे ये प्रोटेस्ट इंटरनेशनल लेवल पे एक हेडलाइन बना हुआ है, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री के जेनजी यूथ ने नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ एक पूरी की पूरी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की जड़ों को हिला दिया। जहां पर शुरू में इन जेनजीज को सोशल मीडिया एडिक्ट बताया जा रहा था, वहीं पर ये जेनजीज अपने कंट्री के फ्यूचर के लिए लड़ रहे थे, उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ लड़ रहे थे जो कि इन्हीं के टैक्स के पैसों को स्विस बैंक में भर रहे थे। ग्लोबल लेवल पे इस प्रोटेस्ट को जेनजी रेवोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट केवल नेपाल के लिए ही नहीं, पूरे के पूरे साउथ एशिया के लिए एक मिसाल बन रहा है, क्योंकि एक जेनजी जनरेशन ने अपने कंट्री के फ्यूचर के लिए एक पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही हिला दिया। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।